हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज़ प्रोग्रेशंस। तो प्रोग्रेशंस में तुमने कई टाइप के सीरीज़ पढ़े होंगे। आई एम श्योर एपी तो सबको पता होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन वी हैव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक छोटा सा प्रोग्रेशन और आता है विच इज़ कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे हम आज के प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है? सो दिस इज लाइक अ रिवीजन। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हें आता है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पेस जाऊंगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक प्रोग्रेशन जिसमें कि डिफरेंस कॉमन होता है, राइट? डिफरेंस कॉमन एज इन कि जनरल फॉर्मेट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मेट होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देख सकते हो कि 2 और 6 का जो डिफरेंस है वही 6 और 10 का है, वही 10 और 14 का है एंड सो ऑन। तो ये हो गया जनरल फॉर्मेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अब उसके बाद आता है जनरल टर्म, मतलब कि n की वैल्यू डालने पे कोई भी नंबर का टर्म आ जाए तो वो कैसे बनाएंगे। तो देखो, पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस 1d, दूसरा टर्म है a प्लस 2d, तीसरा टर्म है a प्लस 3d एंड सो ऑन। नहीं, चौथा टर्म है, पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस 1d, तीसरा टर्म है a प्लस 2d, चौथा टर्म है a प्लस 3d एंड सो ऑन। यानी कि एक कम चल रहा है इसका नंबर d के आगे जो लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया जनरल टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देख लो, n की वैल्यू इसमें अगर 1 डालोगे तो तुम्हें a मिलेगा पहला टर्म, n की वैल्यू 2 डालोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज। इसका फॉर्मूला आई होप कि थोड़ा थोड़ा याद होगा, नहीं है तो मैं रिवाइज करा ही रहा हूं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद आया देख के? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन। उसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज इन टर्म्स ऑफ an। अब देखो, इसी में क्या करते हैं कि अगर मैं इसको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दूं, लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2a को ब्रेक कर दिया मैंने, तो ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ये बना देता है an की वैल्यू, ये an हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? तो क्या मैं इसको एक और फॉर्मूला यहां पे लिख सकता हूं, n/2 a प्लस an, मतलब n/2 करके पहला और आखिरी टर्म का सम। ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का। ठीक है, इसके बाद आता है अगर मुझे 3 टर्म्स का सम दिया है, ध्यान से देखना, अगर मुझे 3 टर्म्स का सम दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो एक स्पेशल तरीका होता था जिस तरीके से हम उन 3 टर्म्स को अज्यूम करते थे AP में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 3 टर्म्स का सम दिया है, तो अगर मैं उन तीनों टर्म्स को a प्लस डी और a प्लस 2d लेता हूं, अगर मैं उन तीनों टर्म्स को a प्लस डी और a प्लस 2d लेता हूं, तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा 3a प्लस 3d आएगा, और मान लो उसका सम दिया है 60, और एक और कोई कंडीशन दी है, मान लो दिया है कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लीकेशन सपोज 300 है, ऐसा कुछ दिया है। 3 नंबर्स का सम 60 है और पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन 300 है। तो अब देखो, यहाँ पे एक a और d में कंडीशन बन गई और यहाँ पे भी एक और a और d में कंडीशन बन गई, और ये दोनों लीनियर भी नहीं है। मतलब ये अजीब कंडीशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन वाली कंडीशन तो है नहीं। तो इन दोनों से मिला के ना एक वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना? तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं लिखा रहने देता हूं, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो 3 नंबर्स हैं वो a प्लस डी और a प्लस 2d ना लेके
हम a प्लस डी को b ले लेते हैं, है ना। b से b इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे कि सेकेंड टर्म है, b इज दी सेकेंड टर्म, तो b a ले लेते हैं और a को हम b माइनस डी लिख देते हैं और a प्लस 2d को हम b प्लस डी लिख देंगे, b प्लस 2d। तो अगर मैं b प्लस डी, a प्लस 2d को b प्लस डी मैं कर सकता हूं ना। देखो मैंने a प्लस डी को b ले लिया तो ये हो गया b प्लस डी और ये हो गया b माइनस डी। अब इनका सम अगर मुझे दिया है 60, तो ऐसा करने से मेरी b की डायरेक्ट वैल्यू यहां से आ जाएगी, देख सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 3b इक्वल टू 60, b की वैल्यू 20 आ जाएगी। और अब अगर पहले और आखिरी का मल्टीप्लीकेशन 300 दिया है तो मैं b माइनस डी और b प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन 300 सीधे सीधे लिख सकता हूं और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 300। यहां से b की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है इसका, क्या ये समझ आया। तो अगर मैं 3 नंबर्स को b माइनस डी, b और b प्लस डी लेट करता हूं तो वैसा करने से मेरा ये फायदा हो जाता है। ओके, अगर हम थोड़ा वापस जाएं तो 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स का सम मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो 3 नंबर्स एपी में अगर हमें लेट करने हैं तो वो लेट करेंगे हम b माइनस डी, b और b प्लस डी, ठीक है। उसके बाद आता है अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। अरिथमेटिक, अगर मैं तुम्हें 2 नंबर देता हूं a और b तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सिंपल एवरेज, राइट। याद है ना कि सिंपल एवरेज, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सिंपल एवरेज। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज गिवन बाय a प्लस b बाय 2, ठीक है। ये है जनरल प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ये सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं जीपी पे, तो जीपी में इधर लिखूंगा और एक जीपी सीरीज होती है जब मैं किसी नंबर को रेगुलरली मल्टीप्लाई करता जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। 2 into 3 is 6, 6 into 3 is 18, 18 into 3 is 54 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है हर स्टेप में, तो दिस इज कॉल्ड जीपी सीरीज। क्लियर? जनरल फॉर्मेट क्या होता है जीपी सीरीज का? जैसे अरिथमेटिक सीरीज का ये है, वैसे जीपी सीरीज का जनरल फॉर्मेट है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। ये जनरल जीपी सीरीज बन जाती है। ये जनरल जीपी सीरीज हो गई, तो अब इसको जनरलाइज करो। मतलब अगर मुझे इसका जनरल टर्म बताना है कि मैं n पुट करूं और मेरा वही टर्म आ जाए, तो वैसे ही बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे भी देखो, पहले टर्म में a आ रहा है, दूसरे टर्म में a आर टू द पावर 1 आ रहा है, तीसरे टर्म में a आर टू द पावर 2 आ रहा है, चौथे टर्म में a आर टू द पावर 3 आ रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी n माइनस 1 पावर चल रही है, तो मैं लिख सकता हूँ a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। इसके बाद आता है एक जीपी सीरीज के सम वाला फॉर्मूला, ठीक है। वो हो सकता है तुम्हें याद हो बट मुश्किल है, मतलब बहुत ही कम लोगों को याद होता है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी सीरीज, याद है कुछ ऐसा, a आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब इसमें वो नौटंकी हुआ करती थी कि अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, r की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं है, किसी भी r की वैल्यू के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं है वो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ना आए तुम्हारी, वो बचाने का तरीका था, अदरवाइज उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसके चक्कर में मत पड़ो। सिंपल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी सीरीज इससे दिया जाता है, ऐसे याद रखो, वेयर r इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, हाँ, इसके बाद आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी सीरीज। वो क्या होता है? देखो, अगर मैं तुम्हें एक सीरीज देता हूं, जैसे मैंने अभी दी थी 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। इस सीरीज को मैं इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूं, ठीक है। मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो ये सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज है, बढ़ती जाएगी, तो इसका इनफाइनाइट टर्म इनफाइनाइट ही होगा
और अगर आखिरी टर्म इनफाइनाइट है तो सम भी इनफाइनाइट होगा, राइट? तो इससे कोई फायदा नहीं ना, इसका सम कैलकुलेट करने का तो कोई फायदा ही नहीं, ठीक है? वैसे ही अगर कुछ ऐसा हो -2, -6, -18 एंड सो ऑन, इसके भी इनफाइनाइट टर्म माइनस इन्फिनिटी होगा और इनफाइनाइट टर्म्स का सम माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? तो इसके भी सम कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो फायदा कब होता है किसी भी सीरीज के सम कैलकुलेट करने का? जब वो सीरीज जीरो की तरफ जा रही हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लेता हूं, अगर मैं कुछ ऐसी सीरीज लेता हूं कि 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, ठीक है? 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर आधा हुआ, फिर 1/4 हुआ, फिर 1/8 हुआ, तो ये अगर इन्फिनिटी पे जाके देखें तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है? जीरो की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली जीरो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज का आधा 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 करते रहे तो जीरो तो कभी नहीं होगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं ना कि इन्फिनिटी पे जाके ये कहीं जीरो के आसपास है, मतलब जीरो की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की सीरीज का सम कैलकुलेट करने का कुछ सेंस बनता है ना? एक और सीरीज ऐसी हो सकती है, अगर मैं लिखता हूं 2 - 1, 1/2, -1/4 एंड सो ऑन, ठीक है? ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रही है। देखो 2 थी, फिर उसके बाद -1/2 मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया, फिर -1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/2 हो गया। अब जैसे अगर मैं नंबर सीरीज पे तुम्हें डिनोट करके दिखाऊं तो ये 1 है मान लो, और ये -1 है, ये -1 है और ये 1 है, +1। तो पहले ये सीरीज का पहला टर्म था 2, इस सीरीज का पहला टर्म था 2, फिर ये हो गया -1, फिर हो गया 1/2 यहाँ पे, ये तीसरा टर्म, फिर चौथा टर्म हो गया -1/4, ये चौथा टर्म, फिर पांचवा टर्म हो गया ये। तो देख रहे हो ये धीमे धीमे जीरो की तरफ ही तो जा रही है। तो इसका या इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैलकुलेट करने का कुछ सेंस बनता है ना? अदरवाइज जो ये सीरीज हैं जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, इनका तो सम इनफाइनाइट ही होगा या माइनस इनफाइनाइट होगा, इनका तो सम कैलकुलेट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं। मतलब देखो, या तो r की वैल्यू मतलब 2 से कम हो, 1 से कम हो, है ना? और r की वैल्यू -1 से बड़ी ना हो, पीछे ना हो, बड़ी नहीं, -1 से छोटी ना हो। तो -1 से लेके, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, -1 से लेके 1 के बीच में अगर r की वैल्यू है तो हम जीपी सीरीज का सम कैलकुलेट करेंगे। मोटा मोटा ये मान के चलो कि अगर r की वैल्यू 1 से कम है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वो डिक्रीजिंग है, वो जीपी जो है वो जीरो की तरफ जाएगी। और ऐसी सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे आएगा? r की वैल्यू 1 से कम है और इसकी पावर इनफाइनाइट है, क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट है ना? n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इसकी पावर इनफाइनाइट है ना? तो अगर इसकी पावर इनफाइनाइट है और r की वैल्यू 1 से कम है, मान लो r की वैल्यू ना 0.9 है, ध्यान समझना, तो इसकी इनफाइनाइट पावर किधर जाएगी? अगर r की वैल्यू 0.9 है या -0.9 है, बात एक ही है, तो किधर जाएगी? देखो, अगर मैं 0.9 का स्क्वायर करूं, ध्यान समझना, 0.9 का स्क्वायर करूं तो वो आता है 0.81, तो 0.9 से छोटा हो गया ना वो। फिर अगर मैं 0.9 का क्यूब करूं तो वो आता है 0.729, वो 0.81 से भी छोटा हो गया, है ना? एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो तुम कोई भी वैल्यू देख लो जो -1 से 1 के बीच में हो, उसकी जितनी भी पावर आप बढ़ाओगे वो वैल्यू जीरो की तरफ जाती जाएगी, ठीक है? और इन्फिनिटी पावर पे हम ये मान के चलेंगे कि जब इसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी तब ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, है ना? जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही आएगा। देखो, अगर यहां पे r की पावर इन्फिनिटी में r की वैल्यू -1 से 1 तक है, तो r की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना? तो ये बन जाएगा a इंटू -1 यानी -a डिवाइडेड बाय r -1, ठीक है? विच विल बी a अपॉन 1 - r, ठीक है? माइनस नीचे लेके आ गए तो नीचे वालों का साइन चेंज कर दिया, ठीक है?
a अपॉन 1 माइनस आर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी सीरीज इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस आर। ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे इक्वेशंस तुम्हें मिलेंगे इस पे, इनफाइनाइट सीरीज के सम पे। ठीक है, इसमें बस इतनी बात याद रखनी है कि r शुड बी बिटवीन -1 to 1, r शुड बी बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है ये कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट जीपी में क्या है कि अगर तुम्हें 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है जो कि जीपी में है, अगर 3 टर्म्स जीपी में है और तुम्हें उन तीनों का प्रोडक्ट दिया है, तो वो 3 टर्म्स कैसे लोगे आप? तो वो 3 टर्म, 1 मिनट सोचना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो वो 3 टर्म आप लोगे b, पहला टर्म b बाय आर और तीसरा टर्म b आर। ठीक है, b बाय आर, b और b आर। देख सकते हो इसमें r मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इसमें r मल्टीप्लाई करके ये आएगा। जीपी में तो है ये, और अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे b क्यूब आ जाएगा और हमें b की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया है ना। अब इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। ध्यान देना कि एपी में जहां जहां पे प्लस होता है वहां वहां जीपी में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एपी में जहां पे प्लस होगा वहां वहां जीपी में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जहां जहां एपी में माइनस होगा वहां वहां जीपी में डिवाइड होगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें डेमो करके भी बताऊंगा। ये जहां पे भी एपी में मल्टीप्लाई होगा वहां पे जीपी में रेज टू द पावर होगा, और जहां जहां एपी में डिवाइड होगा वहां वहां जीपी में nth रूट होगा, मतलब जितना भी होगा रूट होगा, स्क्वायर रूट नहीं। अगर डिवाइड बाय 2 है तो स्क्वायर रूट होगा, डिवाइड बाय 3 है तो क्यूब रूट होगा, डिवाइड बाय 4 है तो 4th रूट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ। अब देखो इसको विजुलाइज करके देख सकते हो कि देखो यहां पे ना एपी में सेकेंड टर्म देखो a प्लस डी है, और अगर d को इक्वलेंट माने जीपी के कॉमन रेशियो के, तो यहां पे यहां पे सेकेंड टर्म में a इंटू आर है। ठीक है, प्लस को चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। देख सकते हो यहां पे थर्ड टर्म में देख सकते हो कि 2 इंटू डी है ना, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। वैसे ही यहां पे r रेज टू द पावर 2 है। तो तुम हमेशा देखोगे जहां पे भी एपी में प्लस है वहां यह मल्टीप्लाई होगा जीपी में, और ये माइनस डिवाइड होगा, इनटू रेज टू द पावर होगा, और डिवाइड रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल ट्रांजिशंस हैं जो बेसिक ऑपरेटर्स में हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यही समझ के अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहूं तो अरिथमेटिक मीन को ही मैं चेंज करूंगा। देखो अरिथमेटिक मीन को मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू ए प्लस बी, ये अरिथमेटिक मीन है। तो क्या मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दूं जीपी में चेंज करने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए? तो ये हो जाएगा a इंटू बी, है ना। और ये जो हाफ है इसको देखो ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है ना, तो रूट ले ले इसका, है ना। या फिर सिंपली अगर कहें कि पार में 1/2 ले लें, रूट के ही बराबर है ना। तो ऐसे करके आएगा मेरा ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, रूट ऑफ ए बी। तो ये हो गए फॉर्मूले ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। इसके बाद आता है एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है थोड़े बहुत चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या।